नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी जीआईसी मेंस एग्जाम के दृष्टिकोण से हम मॉडल पेपर 4 लेकर आप सभी के सामने हाजिर हैं। इसके अंतर्गत हम सामान्य हिंदी एवं निबंध पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। जो विद्यार्थियों, जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो लगभग 1 महीने आपके पास बचे हुए हैं, जिसमें कि आप यूपीजीआईसी मेंस प्रथम प्रश्न पत्र को तैयार कर सकते हैं और अपने विषय के पेपर को भी तैयार कर सकते हैं। अगर हम सामान्य हिंदी एवं निबंध की बात करें तो जो हिंदी विषय के विद्यार्थी हैं उनको यहाँ पर दोहरा लाभ मिल सकता है, क्योंकि विषय पर आधारित मेंस परीक्षा में खंड स के अंतर्गत अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें कि वो साहित्य और व्याकरण से कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। तो कम से कम सामान्य हिंदी के बहाने उनके हिंदी व्याकरण के प्रश्न तैयार हो सकते हैं। बाकी जो अन्य विषयों के विद्यार्थी हैं, अब वो लगातार इस मॉडल पेपर को हल करें और दिए गए संपर्क नंबर पर भेजें। जैसे ही मॉडल पेपर 5 हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद एक-एक करके आप सभी के सामने उत्तरों का मूल्यांकन करेंगे और फिर अन्य मॉडल पेपर भी प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि हमारे दिमाग में था कि पहले आप सभी के सामने कुछ मॉडल पेपर्स को रखें, जिससे कि आप कलम कॉपी उठाकर लिखना शुरू करें और फिर धीरे-धीरे बात आगे बढ़े। तो चलते हैं, देखते हैं मॉडल पेपर 4 में किस तरीके के प्रश्नों का हमने संकलन किया हुआ है। शुरुआत में अनुदेश इत्यादि दिए गए हैं। प्रथम खंड के अंतर्गत जो पहला सवाल है यहाँ पर, नीचे दिए गए अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 20 अंकों का ये प्रश्न है। अक्सर जब भी हम अवतरणों को पढ़ते हैं तो बड़ा ही कुछ सीखने को मिल जाता है। यहाँ पर बहुत ही अच्छा अवतरण हमने चुनकर आप सभी के सामने रखा हुआ है। सहयोग से ही जीवन है, स्पर्धा तो अंततः विनाश और मृत्यु की ओर ले जाती है। हम अपने साथ अन्य को भी लें, यदि वह पिछड़ जाता है तो उसकी मदद करें। यदि हम सभी परस्पर यह भाव अपनाते हैं तो हम एक दूसरे के संकट में साथी बनकर एक दूसरे को बचाएंगे और विकास के मार्ग पर एक दूसरे को प्रोत्साहित करेंगे। सहयोग की इस प्रक्रिया में ही जीवन सुरक्षित है। यदि हम अपना ही स्वार्थ सामने रखकर अन्य की टांग खींचते हुए स्वयं को ही आगे बढ़ाएंगे तो यह स्पर्धा होगी और यह स्पर्धा एक दूसरे को खिलाफ करते हुए आपस में लड़ने भिड़ने और अंततः एक दूसरे का विनाश करने का कारण बनेगी। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध अपने अपने साम्राज्य, उपनिवेश तथा व्यापार को बढ़ाने के संघर्ष का परिणाम थे, जिसमें व्यापक नरसंहार हुआ। वस्तुतः स्पर्धा मानव संस्कृति के लिए विनाश का मार्ग है। व्यक्तियों एवं राष्ट्रों के बीच आपसी सहयोग से ही मानव संस्कृति सुरक्षित है। वर्तमान में जो यह भूमंडलीकरण और आर्थिक उदारीकरण का नारा है, वह विकसित देशों के आर्थिक साम्राज्य को बढ़ाने का नवीनतम अभियान है, जिसमें विकसित देशों के आपसी हित भी टकरा रहे हैं तथा जिसमें नए विश्व संकट की आशंकाएं उभर रही हैं। तो इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं कि विश्व की भी चिंता की गई है और सहयोग स्पर्धा के अंतर को लेकर भी बातचीत की गई है। और आज देखें कि ये अवतरण कितना प्रासंगिक है। अवतरण में तो बहुत ही आदर्शवादी बातें की गई हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप से भी इसको देखने की जरूरत है। तो एक से अधिक बार अवतरण को पढ़कर आप पहले समझें कि किस संदर्भ में ये अवतरण प्रस्तुत किया गया है। अब इसके ऊपर आधारित कुछ प्रश्न हैं। उपरोक्त गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। स्पर्धा और सहयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए।
रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में कीजिए। तो यहाँ पर संक्षेपण को लेकर बता दिया गया है कि कितने शब्दों में आपको करना है। 1/3 शब्दों में इसका करना है, जो पूरा पैराग्राफ, पूरा जो अवतरण है। तो शीर्षक देना है। 2 महत्वपूर्ण शब्द इसमें आए, स्पर्धा और सहयोग। दोनों में अंतर क्या है? रेखांकित अंश दिए गए हैं कि सहयोग से ही जीवन है, स्पर्धा तो अंततः विनाश और मनुष्य की मृत्यु की ओर ले जाती है। और दूसरा रेखांकित अंश था कि वस्तुतः स्पर्धा मानव संस्कृति के लिए विनाश का मार्ग है। आप देख रहे हैं कि दोनों रेखांकित जो वाक्य हैं लगभग समान अर्थ दे रहे हैं, लेकिन एक है जो शुरुआत उससे हो रही है और एक निष्कर्ष पर पहुंच रहा है। तो आपको इसकी व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के विलोम लिखिए। सकाम, पुरस्कृत, उत्थान, समीप, ऊर्ध्वगामी। तो इनके विलोम शब्द लिखने, जो भी विलोम उचित विलोम है उनको आपको लिखना है। अगर आप 5 में 5 सही कर देते हैं तो पूरे अंक आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्गों का निर्देश कीजिए। दुष्प्राप्य, अध्यात्म, अभ्युदय, स्वागत, प्रत्यक्ष। तो उपसर्गों को बतलाना है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन कौन से उपसर्ग लगे हैं। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्ययों को पृथक कीजिए। पावक, पाणिनीय, झाड़ू, शक्ति, बलिष्ठ। तो इसमें हमें प्रत्ययों को अलग करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं और प्रत्यय बाद में लगते हैं। तो दोनों तरीके के प्रश्न यहाँ पर रख दिए गए हैं। निम्नलिखित वाक्यांशों या पदबंध के लिए एक एक शब्द लिखिए। जो कहीं लौटकर आया हो, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में वास करता हो, जिसे करना बहुत कठिन हो, जिस पर अभियोग लगाया गया हो। तो एक शब्द लिखना है कि ये जो वाक्यांश है इसको एक शब्द में हम क्या कह सकते हैं। व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण ये हिस्सा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। वह डरती डरती घर में घुसी। आज मैं हरी हरी मटर लाया हूं। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। तो थोड़ा सा वक्त लेकर इन वाक्यों को आपको शुद्ध करना है। कहीं न कहीं इनमें अशुद्धियां हैं, चाहे वो शब्दों के दोहराव की वजह से या फिर आवश्यकता से अधिक शब्द प्रयोग किए गए हैं। तो इसको थोड़ा सा देख कर आपको हल करना पड़ेगा। हम उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे बच्चे इस मॉडल पेपर को हल करेंगे। फिर हम उनके आंसर के आधार पर सही उत्तर का मूल्यांकन करते हुए आपको बताएंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। थोड़ा सा वक्त लेना है। सबके पढ़ाने की अपनी स्ट्रेटेजी होती है, रणनीति होती है। और जब मैं आप सभी को सभी प्रश्नों का उत्तर बताते ही चलूंगा तो फिर आपके ऊपर उस तरीके का जो प्रेशर या दबाव होना चाहिए वो नहीं हो पाएगा। चीजें जब आपको मिलती जाएंगी तो आपको लगेगा कि हाँ, इसको तो मैं एग्जाम हॉल में कर लूंगा, लेकिन वहां पर जाके आप फंस जाएंगे। आपकी स्थिति अभिमन्यु की तरह हो जाएगी। फिर आपके लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा कि हम क्या करें। फिर आके वही सब कमेंट होगा कि पहले हम अभ्यास कर लिए होते या फिर आप प्रैक्टिस सेट दिए होते। तो ये सारी कहानियां जीवन भर चलती रहती हैं। तो अभी जिस हिसाब से हम आप सभी को बताने का प्रयास कर रहे हैं उसी हिसाब से पढ़िए। थोड़ा सा मैं आप सभी को रिलैक्स करने की कोशिश कर रहा था कि थोड़ा सा आराम कर लीजिए और देखिए कि आपकी रणनीति क्या है। क्या आपने कॉपी और कलम उठाया है या फिर अभी वो सब अलमारी और टेबल में किताबों के बीच दबे हुए हैं। निकालिए, उसको बाहर निकालकर अभ्यास कीजिए। निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अभी तक हमने वाक्यों को देखा, यहाँ पर वर्तनी शुद्धि को लेकर है। एकत्रित, उत्तरदायी, निरपराधी, दुरावस्था, गृह प्रवेश। इसमें अगर आप 5 में 5 सही कर लेते हैं
तो पूरे अंक मिल जाएंगे आपको। तो देख लीजिए, आप जब अभ्यास आप करेंगे, लिखने का प्रयास करेंगे, तो भले आप किताबों का सहारा लेते हुए सही उत्तर लिखिए, लेकिन एक बार लिखना का प्रयास जरूर कीजिए। तो आपने देखा कि खंड अ के अंतर्गत सामान्य हिंदी से प्रश्न रहे पूरे खंड में। ठीक है, अब हम दूसरे खंड के ऊपर बात करें तो वो निबंध पर आधारित है। द्वितीय खंड हिंदी निबंध, बल्कि खंड में अ ब नहीं है। ठीक है ना। तो प्रथम खंड है ये, और ये जो दूसरा खंड है इसको हम देख लेते हैं। निबंध दिए गए, किसी एक विषय पर निबंध लिखना है और शब्द सीमा 1000 शब्द की होगी। और लगातार जब हम आप सभी से मॉडल पेपर की बात कर रहे हैं तो आपको दोनों खंडों में किस तरीके से प्रश्न आ रहे हैं वो पूरा आपके दिमाग में बैठ गया होगा, एक स्ट्रक्चर बन गया होगा कि पेपर हम असली वाला देखेंगे तो इसी तरीके का रहेगा। भारतीय संस्कृति की प्रासंगिकता पर निबंध लिखना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के समक्ष चुनौतियां कौन कौन सी हैं, जिसको कि हम एनईपी कहते हैं, और इसका बहुत ही प्रचार प्रसार भी हुआ है। तो इसके सामने चुनौतियां कौन कौन सी हैं उनको लेकर निबंध लिखना है। राजनीति का अपराधीकरण और भारतीय परिदृश्य पर निबंध लिखना है। प्राकृतिक पर्यावरण पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रभाव, इस पर निबंध लिखना है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के अवरोध को आधार बनाते हुए निबंध लिखना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना समस्या और समाधान। क्योंकि जब भी निबंध की बात आती है तो तमाम विद्यार्थियों के कमेंट आए कि इसके लिए कौन सी पुस्तक पढ़ें। तो जब आपके पास वक्त कम है और आप सटीक पुस्तक पढ़ना चाहते हैं तो अभी हमारे नज़र में दृष्टि प्रकाशन से आने वाली जो निबंध की पुस्तक है उसको आप खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। खरीदने से पहले एक बार आप उसको बुक शॉप पर उसके इंडेक्स को लेकर, उसकी भाषा शैली को लेकर जरूर एक बार देख लीजिए। इसके अलावा तो मुझे कोई विकल्प नहीं दिखाई दे रहा है, तो दृष्टि प्रकाशन की पुस्तक आप रख सकते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि आपको निश्चित करना है कि आपके एग्जाम में 6 निबंध तो रहेंगे, आपको कोई एक ही निबंध चुनना है। तो क्यों नहीं आप पहले से ही एक क्षेत्र, कम से कम एक को ज्यादा ध्यान दें और दूसरे पर सेकेंडरी, जैसे आप मानकर चलिए कि आप पर्यावरण पर आधारित निबंध को ही लिखेंगे, तो जितने भी मॉडल पेपर हमने पढ़ाया है उसमें पर्यावरण से आधारित जो भी निबंध आए हुए हैं पर्यावरण पर आधारित, उनको आप अपने कॉपी में नोट करते जाइए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। हो सकता है कि सभी को मिलाकर कोई एक यूनिक टाइप का प्रश्न आ जाए, तो आप मिलाकर उत्तर लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपको पहले से ही एक क्षेत्र डिसाइड कर लेना पड़ेगा और एक सेकेंडरी वैकल्पिक रूप में जिसमें आपका मन लगता हो, जैसे संस्कृति से संबंधित या साहित्य से संबंधित निबंध आ जाए तो आप कर लें। तो चूंकि अलग अलग विषयों के विद्यार्थियों के लिए ये प्रथम प्रश्न पत्र है, कॉमन रूप में है, तो सबका रुझान और रुचि अलग अलग क्षेत्रों में हो सकती है। तो आप अपने से पूछिए कि आप किसमें कंफर्ट महसूस कर सकते हैं, आप किसमें अच्छा लिख सकते हैं। तमाम विद्यार्थियों के ये भी कमेंट्स आए कि निबंध लिखते समय हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। आमतौर पर आप देखते हैं कि निबंध में एक तो भूमिका, फिर इसके बाद विषय विस्तार। अगर 3 भागों में इसको हम बांटें तो विषय विस्तार हो गया और तीसरा हो गया निष्कर्ष। इसी के आधार पर आपको अपनी बात को रखना है। ठीक है। बाकी हम निबंध लेखन को लेकर एक वीडियो ला सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमने बता दिया कि किन किन बिंदुओं को ध्यान में रखना है। विषय विस्तार में भी आप पॉइंट वाइज अगर बातें आपके दिमाग में तो लिख सकते हैं, ताकि अधिक से अधिक 50 में आपको नंबर मिले। अब मान लीजिए बहुत बेहतर लिखेंगे तो 35-40 नंबर मिल सकता है, और मीडियम लिखेंगे तो 25-30 मिल सकता है। एकदम से घटिया लिखते हैं तो 20-25 50% तो मिल ही जाएगा। ठीक है ना। तो वो चीज है, आपको कम से कम बेहतर परफॉर्मेंस करने का प्रयास कीजिए। तो उम्मीद है कि मॉडल पेपर 4 को भी आप लोग जल्दी से हल करेंगे और
अपना मूल्यांकन भी करते रहेंगे कि हाँ, हम कितने समय में इसको लिख ले रहे हैं और किस पोर्शन में हमें दिक्कत हो रही है। तो आज के मॉडल पेपर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।